कहानी की शुरुआत में हमें एक रहस्यमयी दुनिया दिखाई जाती है जहां बहुत ही खतरनाक मॉन्स्टर्स रहते हैं। उसी खतरनाक जगह पर कुछ लोग फंसे होते हैं और वहीं पर हमें जापान का एक योद्धा भी दिखाया जाता है। ये आदमी सिर्फ एक तलवार से इसलिए प्रेडेटर की रिस्पेक्ट ले लेता है क्योंकि उसका लड़ने का तरीका बिल्कुल वॉरियर जैसा होता है। जब प्रेडेटर सामने आता है वो खुद इनविजिबिलिटी हटा देता है, मतलब साफ है कि वो भी फेयर फाइट चाहता है। दोनों एक साथ अटैक करते हैं लेकिन ताकत में फर्क साफ दिखता है। प्रेडेटर ज्यादा ताकतवर होता है इसलिए पहले ही वार में हांजो जमीन पर गिर जाता है, लेकिन वो पीछे नहीं हटता। धीरे धीरे वो प्रेडेटर के अटैक पैटर्न को समझ लेता है, फिर सही मौका देखकर वो उसके पेट पर वार करता है। अंत में प्रेडेटर गिर जाता है लेकिन हांजो भी बुरी तरह जख्मी होता है। वो जीत तो जाता है लेकिन अपनी जान देकर उसने एक सच्चे समुराई की तरह अपनी इज्जत बचाई। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। ये सब एक एलियन प्लेनेट पर हो रहा होता है जहाँ इंसानों को शिकार बनाने के लिए लाया जाता है। हर कुछ टाइम बाद ये एलियंस धरती से खतरनाक और स्किल्ड लोगों को उठाकर यहाँ छोड़ देते हैं। ऐसा ही एक इंसान है रॉयस, जो एक मर्सनरी होता है। उसे भी बिना बताए इस प्लेनेट पर लाया जाता है और वो अचानक खुद को इस डेडली गेम का हिस्सा पाता है। अब उसे समझना है कि ये जगह क्या है और जिंदा कैसे बचना है। वो आदमी अचानक आसमान से गिर रहा होता है, हजारों मीटर ऊपर से। होश आते ही उसे समझ आता है कि अगर अभी कुछ नहीं किया तो सीधा मौत है। वो तुरंत पैराशूट खोल देता है और आखिरी पल में घने जंगल के पेड़ों पर गिरकर अपनी जान बचा लेता है। जब रॉयस दोबारा होश में आता है तो खुद को एक अजनबी ट्रॉपिकल जंगल में पाता है। वो अभी आसपास देख ही रहा होता है कि अचानक एक और आदमी आसमान से गिरता है। जमीन पर आते ही वो बंदूक तान देता है। साफ दिख रहा होता है कि वो डर के मारे घबराया हुआ है। रॉयस उसे शांत करने की कोशिश करता है लेकिन साथ ही चुपके से अपना हथियार भी तैयार रखता है। तभी एक तीसरा आदमी बिना पैराशूट के गिरता है और मौके पर ही मर जाता है। ये देखकर दोनों समझ जाते हैं कि हालात बहुत खराब हैं और धीरे धीरे उनके बीच का तनाव कम हो जाता है। अचानक गोलियों की बारिश शुरू हो जाती है। दोनों तुरंत छुप जाते हैं। रॉयस सीधा जवाब देने के बजाय समझदारी दिखाता है। वो चुपचाप हमलावर के पास पहुंचता है और उसकी बंदूक छीनकर उसे काबू कर लेता है। कुछ ही देर में वहां कुल 8 लोग इकट्ठा हो जाते हैं। सभी अलग अलग जगहों से आए होते हैं लेकिन एक चीज कॉमन होती है, सबको इसी तरह आसमान से यहाँ गिराया गया है। इनमें शामिल है रॉयस, एक प्रोफेशनल मर्सनरी, निकोलाई, रूस का स्पेशल फोर्स सैनिक, कुचिलो, मेक्सिको का ड्रग कार्टेल सदस्य, इसाबेल, इजराइल की स्नाइपर, स्टैंस, FBI का वांटेड क्रिमिनल, मोम्बासा, अफ्रीका का रेबल लीडर, हांजो, जापान का याकुजा सदस्य, और एडविन, एक दिखने में सीधा साधा डॉक्टर। सब जब अपनी कहानी बताते हैं तो हैरान रह जाते हैं। हर एक के साथ यही हुआ था। सबको बिना बताए उठाया गया और इस अजनबी जंगल में गिरा दिया गया। अब धीरे धीरे उन्हें समझ आने लगता है ये जगह कोई साधारण जंगल नहीं है, ये एक हंटिंग ग्राउंड है और वो सब यहाँ शिकार बनने के लिए लाए गए हैं। अचानक एक अजीब सी रोशनी चमकती है और सब लोग बेहोश हो जाते हैं। जब होश आता है तो सब खुद को इस अनजान जगह पर पाते हैं। हर किसी के पास उसकी पहचान के हिसाब से हथियार भी होता है। रॉयस फैसला करता है कि पहले किसी ऊंची जगह पर जाकर आसपास देखा जाए ताकि पता चले ये जगह है कहाँ। रास्ते में चलते हुए निकोलाई एक अजीब से पौधे को देखकर रुक जाता है। उसे छूने ही वाला होता है कि डॉक्टर एडविन उसे तुरंत रोक देता है। वो बताता है कि ये जहरीला पौधा है, हल्की सी खरोंच से भी पूरा शरीर सुन्न हो सकता है। ये सुनकर निकोलाई उसकी जान बचाने के लिए शुक्रिया करता है और आगे उसकी हिफाजत करने का वादा करता है। थोड़ा आगे बढ़ते ही सबको एहसास होता है कि यहाँ का मैग्नेटिक सिस्टम गड़बड़ है, दिशा समझ ही नहीं आ रही। सबसे अजीब बात ये कि 6 घंटे चलने के बाद भी सूरज अपनी जगह से हिलता ही नहीं, जो कि धरती के नियमों के बिल्कुल खिलाफ है। सब लोग अब और ज्यादा सावधानी से आगे बढ़ते हैं। जंगल के अंदर जाते ही उन्हें पता चलता है कि यहाँ सिर्फ इंसान ही नहीं है बल्कि कई तरह के ट्रैप और पिंजरे भी लगे हुए हैं। और हैरानी की बात ये कि वो पिंजरे बाहर से नहीं अंदर से बंद हैं। आगे बढ़ते हुए अचानक एक ट्रैप एक्टिव हो जाता है। इसाबेल लगभग नुकीले कांटों से भरे गड्ढे में गिरने वाली होती है लेकिन रॉयस तुरंत उसे पकड़कर बचा लेता है। इसके बाद सब लोग आसपास ध्यान से चेक करते हैं। तलाशी के दौरान उन्हें एक पुरानी लाश मिलती है जो काफी बुरी हालत में होती है। लगता है उसे मरे हुए कम से कम 1 हफ्ता हो चुका है। सबसे डरावनी बात ये होती है कि उसे बहुत बेरहमी से टुकड़ों में काटा गया था। रॉयस समझता है कि ये ट्रैप इंसानों के लिए नहीं बने बल्कि किसी और उससे भी बड़े और खतरनाक शिकार के लिए बनाए गए हैं। तभी किसी को पेड़ों के ऊपर एक साया दिखता है लेकिन पल भर में गायब हो जाता है। वो सोचते हैं शायद वहम होगा और आगे बढ़ते रहते हैं। जब सब पहाड़ की चोटी पर पहुंचते हैं तो जो नजारा देखते हैं वो उन्हें हिला देता है। आसमान में कई अनजान ग्रह साफ दिखाई दे रहे होते हैं। तभी सबको समझ आता है ये धरती नहीं है, मतलब साफ है, उन्हें किसी दूसरे ग्रह पर लाया गया है
जहाँ से वापस जाना लगभग नामुमकिन है। इतने में जंगल के अंदर से अचानक जोर की आवाज आती है। सब तुरंत अपनी बंदूकें उस दिशा में तान देते हैं, लेकिन घने पेड़ों की वजह से कुछ साफ दिखाई नहीं देता। अब असली खतरा सामने आने वाला होता है। जंगल के अंदर अचानक एक साया तेजी से इधर उधर भागता दिखाई देता है। साथ में डरावनी दहाड़ भी सुनाई देती है। कुछ ही सेकंड में साफ हो जाता है कि ये कोई आम जानवर नहीं बल्कि एलियन हंटिंग डॉग्स हैं। सब लोग मिलकर गोलीबारी करते हैं और कुछ को मार गिराते हैं, लेकिन ये जानवर झुंड में हमला करते हैं। एक मरता है तो दूसरा तुरंत उसकी जगह ले लेता है। हालात जल्दी ही कंट्रोल से बाहर होने लगते हैं। इसी बीच वो कायर सा दिखने वाला डॉक्टर उनका आसान निशाना बन जाता है। डर के मारे वो भागने लगता है, लेकिन उसकी स्पीड इन जानवरों के सामने कुछ भी नहीं होती। भागते भागते वो गिर जाता है। आखिरी पल में इसाबेल अपनी जान जोखिम में डालकर उसे बचाती है और पीछा कर रहे जानवर को मार देती है। दूसरी तरफ भगोड़ा क्रिमिनल भी भाग रहा होता है, लेकिन उस पर एक एलियन डॉग हमला कर देता है। वो किसी तरह चाकू से उसे घायल करता है। तभी मोम्बासा अफ्रीकी फाइटर आकर उस जानवर को गोली मारकर खत्म कर देता है। लेकिन सबसे बड़ी समस्या ये है कि इनकी संख्या बहुत ज्यादा है। गोलियां होने के बावजूद सब थकने लगते हैं। हालात इतने खराब हो जाते हैं कि इसाबेल डॉक्टर को बचाने के लिए उसे पेड़ पर चढ़ा देती है और खुद स्नाइपर से कवर देने लगती है। तभी अचानक उसकी गन जाम हो जाती है। वो बार बार ट्रिगर दबाती है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। अब हालत ऐसी हो जाती है कि वो आखिरी गोली खुद पर चलाने का सोच लेती है ताकि इन जानवरों के हाथ न लगे। उसी वक्त अचानक सीटी विसल की आवाज आती है। जैसे ही ये आवाज आती है, सारे एलियन डॉग्स रुक जाते हैं और फिर एक साथ जंगल की तरफ भाग जाते हैं। रॉयस तुरंत समझ जाता है ये जानवर खुद से हमला नहीं कर रहे थे, कोई इन्हें कंट्रोल कर रहा है। मतलब असली दुश्मन अभी सामने आया ही नहीं है। वो सबको चेतावनी देता है कि गोलियां बचाकर चलो, क्योंकि ये तो सिर्फ शुरुआत थी। तभी उन्हें एहसास होता है कि कुचिलो ड्रग कार्टेल वाला उनके साथ नहीं है। जंगल के अंदर से उसकी मदद की आवाज आती है। सब लोग डरते डरते उस दिशा में जाते हैं। घने पेड़ों के बीच वो उसे बैठा हुआ देखते हैं, मदद मांगते हुए। इसाबेल आगे बढ़ने लगती है, लेकिन रॉयस उसे रोक देता है। उसे शक होता है कि ये एक ट्रैप हो सकता है। वो टेस्ट करने के लिए एक पत्थर उसकी तरफ फेंकता है और यहीं साफ हो जाता है ये कोई सीधी स्थिति नहीं बल्कि दुश्मन की चाल है। थोड़ी सी बात करने के बाद रॉयस फैसला करता है कि कुचिलो को छोड़कर आगे बढ़ना ही पड़ेगा, लेकिन इसाबेल ऐसा नहीं चाहती। वो उसे उस हालत में छोड़ना नहीं चाहती, इसलिए मजबूरी में स्नाइपर उठाकर सोचती है कि उसे दर्द से छुटकारा दे दे। इसी दौरान सबको एहसास होता है कि ये जगह बिल्कुल अजीब है और उनकी हर हरकत कोई देख रहा है। असल में प्रीडेटर्स दूर से उन्हें देख रहे होते हैं। उनके लिए ये सब एक शिकार का खेल है, जहाँ वो इंसानों को धीरे धीरे डरा कर मारते हैं। रॉयस ये बात समझ जाता है। वो उनका पैटर्न पकड़ लेता है और फैसला करता है कि अब छुपने के बजाय अटैक करना चाहिए। वो एलियन डॉग्स के छोड़े हुए निशानों को फॉलो करता है और सच में दुश्मन के ठिकाने तक पहुंच जाते हैं। लेकिन वहाँ का नजारा देखकर सब हिल जाते हैं। हर तरफ हड्डियां बिखरी होती हैं, सिर्फ इंसानों की नहीं बल्कि अलग अलग प्रजातियों की। कुछ लाशों की खाल तक उतारकर सजावट की तरह लटकाई गई होती है। बीच में उन्हें एक अजीब सा क्रीचर दिखता है जो बंधा हुआ होता है। निकोलाई क्यूरियोसिटी में उसके पास जाने लगता है, लेकिन तभी पता चलता है वो अभी जिंदा है। इसाबेल तुरंत सबको वहाँ से निकलने को कहती है, क्योंकि ये जगह सेफ नहीं है। इतने में अचानक हमला होता है। मोम्बासा को 3 भाले एक साथ लगते हैं और वो वहीं गिर जाता है। छुपा हुआ रॉयस तुरंत बाहर आता है और चारों तरफ फायरिंग शुरू कर देता है। धुएं के बीच प्रेडेटर का साया दिखने लगता है। अब सबको समझ आ जाता है कि असली दुश्मन सामने आ चुका है। सब लोग गोली चलाते हुए पीछे हटने लगते हैं। रॉयस और निकोलाई पीछे रुककर बाकी लोगों को बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन प्रेडेटर के पास एडवांस्ड वेपन्स होते हैं, जैसे प्लाज्मा कैनन, जिनके सामने उनकी बंदूकें कमजोर पड़ जाती हैं। निकोलाई अपनी पूरी ताकत से मुकाबला करता है, लेकिन साफ है कि सीधी लड़ाई में जीतना मुश्किल है। आखिर में सबको पीछे हटकर भागना पड़ता है, क्योंकि ये लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई बल्कि असली खतरा अब शुरू हुआ है। काफी देर तक भागते भागते सब लोग आखिरकार एक झील में कूद जाते हैं और किसी तरह उन खतरनाक शिकारियों से बच निकलते हैं। लेकिन उन्हें पता नहीं होता कि उनकी हर हरकत पहले से ही प्रेडेटर के कंट्रोल में है। थोड़ी ही देर में वो शिकारी अपनी असली शक्ल में सामने आते हैं। 3 खतरनाक प्रेडेटर जो इस पूरे खेल को चला रहे होते हैं। अजीब बात ये थी कि वो तुरंत हमला नहीं करते, बल्कि जानबूझकर उन्हें छोड़ देते हैं ताकि शिकार का मजा लंबा चल सके। रॉयस और उसकी टीम चुप बैठने वालों में से नहीं थी। जैसे ही उन्हें दुश्मन के तरीके समझ आते हैं, वो खुद हमला करने का प्लान बनाते हैं। जंगल में जाल बिछाया जाता है और डॉक्टर को बेट बनाकर दौड़ाया जाता है ताकि प्रेडेटर बाहर आए। लेकिन प्लान उल्टा पड़ जाता है और उनकी जगह एक अजीब सा दूसरा जीव आ जाता है। सही टाइम पर इजाबेल उसे गोली मार देती है और सब मिलकर उसे खत्म कर देते हैं। बाद में पता चलता है कि वो भी शायद उन्हीं की तरह इस ग्रह पर लाया गया एक और शिकार था। लेकिन जब इजाबेल गोली चेक करती है तो उसे समझ आता है कि असली वार किसी और ने किया था, यानी आसपास कोई और भी है। थोड़ी देर बाद एक आदमी सामने आता है
जिसे इस जगह की पूरी जानकारी होती है। वो सबको एक छुपे हुए ठिकाने, एक पुराने स्पेसशिप तक ले जाता है। वहाँ वो अपना नाम नोलन बताता है और कहता है कि वो भी सालों पहले यहाँ लाया गया था। उसने कई बार इन प्रेडेटर्स से लड़ाई की है और उनके हथियार भी हासिल किए हैं, लेकिन फिर भी वो इस ग्रह से निकल नहीं पाया। उसकी बातों से सबको उम्मीद मिलती है और वो थोड़ी देर आराम करने का सोचते हैं, लेकिन असली धोखा यहीं छुपा होता है। अचानक कमरे में धुआं भरने लगता है। पता चलता है कि नोलन ही उन्हें मारने की कोशिश कर रहा है ताकि उनके हथियार और सामान ले सके। सारे रास्ते बंद हो जाते हैं और हालत फिर से खतरनाक हो जाती है। तभी रॉयस को समझ आता है कि यहाँ सिर्फ प्रेडेटर्स ही नहीं, इंसान भी एक दूसरे के लिए खतरा बन सकते हैं। रॉयस समझ जाता है कि सीधे निकलना आसान नहीं है, इसलिए वो जोर से फायर करता है ताकि आवाज बाहर तक जाए। गोलियों की गूंज सच में प्रेडेटर का ध्यान खींच लेती है। नोलन ये देखकर डर जाता है और जल्दी से भागने लगता है, लेकिन कुछ ही दूर जाकर उसका सामना सीधे एक प्रेडेटर से हो जाता है। उधर प्रेडेटर धीरे धीरे बाकी लोगों तक पहुंच जाता है, मगर वो तुरंत हमला नहीं करता। वो उन्हें भागने देता है जैसे बिल्ली चूहे के साथ खेलती है। भागते वक्त डॉक्टर टीम से अलग हो जाता है और अकेला प्रेडेटर के सामने आ जाता है। वो डर के मारे आंखें बंद कर लेता है, लेकिन तभी एक सैनिक उसे बचाने आ जाता है और दोनों भागने लगते हैं। ज्यादा दूर नहीं जा पाते कि प्रेडेटर अपने हथियार से उस सैनिक को मार गिराता है। डॉक्टर ये सब देखता है, मगर डर के कारण उसे छोड़कर भाग जाता है। उसी दौरान एक और प्रेडेटर निकोला को पकड़ लेता है और उसे मारने ही वाला होता है कि निकोला आखिरी पल में ग्रेनेड फोड़ देता है और दोनों साथ उड़ जाते हैं। इस धमाके के बाद बाकी लोग थोड़ी देर के लिए बच जाते हैं, लेकिन खतरा खत्म नहीं होता। दूसरा प्रेडेटर सामने आता है और सीधे रॉयस को निशाना बनाता है। तभी स्टैन्स बिना सोचे समझे उस पर टूट पड़ता है और अपने साथियों को भागने का मौका दे देता है, लेकिन खुद मारा जाता है। अब हालात और भी खराब हो जाते हैं क्योंकि बचे हुए लोग थक चुके होते हैं और प्रेडेटर लगातार उनका पीछा कर रहे होते हैं। ऐसे में हांजो अचानक रुक जाता है और बाकी सबको आगे जाने के लिए कहता है। वो खुद पीछे रह जाता है, शांत होकर अपनी सांसें कंट्रोल करता है और तलवार निकाल लेता है। उसका इरादा साफ होता है, वो अकेले प्रेडेटर का सामना करेगा। उसकी हिम्मत देखकर प्रेडेटर भी रुक जाता है, जैसे वो इस लड़ाई को एक इज्जत वाली जंग बनाना चाहता हो। और यहीं से एक आखिरी खामोश लेकिन खतरनाक मुकाबला शुरू होता है। हांजो और प्रेडेटर के बीच सीधी और बराबरी की लड़ाई शुरू होती है। ताकत में कमजोर होने के बावजूद हांजो जरा भी नहीं डरता। उसकी पीठ पर गहरी चोट लगती है, लेकिन वो फिर भी डटा रहता है। धीरे धीरे वो दुश्मन की चाल समझ लेता है और सही मौका देखकर हमला करता है। आखिर में वो प्रेडेटर को मार देता है, लेकिन खुद भी बुरी तरह घायल होकर गिर जाता है। ये जीत उसकी जान लेकर आती है। एक सच्चे योद्धा की तरह वो अपनी इज्जत बचाकर मरता है। उधर भागते हुए डॉक्टर गलती से एक जाल में फंस जाता है। रॉयस हालात देखकर फैसला करता है कि उसे छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि ये जाल मारने के लिए नहीं बल्कि शिकार को धीमा करने के लिए बनाया गया था। उसका प्लान होता है कि या तो डॉक्टर को छोड़ दिया जाए या उसे बेट की तरह इस्तेमाल किया जाए, लेकिन इजाबेल ये बात मानने से इनकार कर देती है। आखिर रॉयस मजबूर होकर अकेला आगे बढ़ जाता है, जबकि इजाबेल डॉक्टर को बचाने की कोशिश करती है, लेकिन थोड़ी ही दूर जाकर वो खुद भी जाल में फंस जाती है और हवा में लटक जाती है। इसी दौरान रॉयस प्रेडेटर के बेस तक पहुंच जाता है, जहां उसे एक बंदी प्रेडेटर मिलता है जो पहले लड़ाई में घायल हो चुका होता है। रॉयस उससे डील करता है, अगर वो उसे छोड़ दे तो बदले में वो उसे धरती पर वापस भेज देगा। प्रेडेटर उसकी बात समझ जाता है और रॉयस उसकी बेड़ियां काट कर उसे आजाद कर देता है। वो प्रेडेटर अपना वादा निभाते हुए स्पेसशिप चालू करता है और उसका रास्ता धरती की तरफ सेट कर देता है, लेकिन तभी एक और प्रेडेटर वहां पहुंच जाता है और दोनों के बीच जबरदस्त लड़ाई शुरू हो जाती है। रॉयस ये सब देखकर समझ जाता है कि अब यहाँ रुकना खतरे से खाली नहीं, और वो तुरंत स्पेसशिप की तरफ भागता है। पीछे दोनों खतरनाक योद्धा आपस में भिड़े रहते हैं और लड़ाई का नतीजा अभी भी अनिश्चित होता है, जबकि रॉयस की आखिरी उम्मीद उसी उड़न जहाज से जुड़ी होती है। लड़ाई में घायल प्रेडेटर जो रॉयस ने आजाद किया था पूरी ताकत से दुश्मन पर वार करता है और उसे कुछ देर के लिए गिरा देता है, लेकिन दूसरा प्रेडेटर नियम तोड़ते हुए सीधे अपना प्लाज्मा हथियार इस्तेमाल करता है और उस पर हमला कर देता है। मजबूर होकर घायल प्रेडेटर छिपने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी हालत इतनी खराब होती है कि वो ज्यादा देर टिक नहीं पाता। आखिरकार दुश्मन उसे बेरहमी से मार देता है और जीतने के बाद तुरंत रॉयस के पीछे निकल पड़ता है। रॉयस इस बीच स्पेसशिप तक पहुंच जाता है और वो उड़ान भरने लगती है, लेकिन प्रेडेटर उसे भी खत्म कर देता है। वो दूर से ही उसे उड़ा देता है, जिससे रॉयस की वापसी की आखिरी उम्मीद भी खत्म हो जाती है। उधर गड्ढे में फंसे डॉक्टर और इजाबेल के बीच हालात बदल जाते हैं। डॉक्टर अचानक इजाबेल पर हमला कर देता है और जहरीली छुरी से उसे घायल कर देता है। तब सच सामने आता है, वो कोई मासूम इंसान नहीं बल्कि एक खतरनाक किलर होता है जिसे इसी वजह से यहाँ लाया गया था। डॉक्टर का असली इरादा होता है
इजाबेल को मारकर प्रेडेटर को खुश करना ताकि वो खुद बच सके और इस ग्रह पर जिंदा रह सके। लेकिन जैसे ही वो उसे खत्म करने वाला होता है, रॉयस वापस आ जाता है। वो समझ चुका होता है कि डॉक्टर ही सबसे खतरनाक है। वो चालाकी से डॉक्टर को भरोसे में लेकर सही मौका देखता है और फिर अचानक उस पर हमला करके उसे काबू कर लेता है। रॉयस डॉक्टर को बेट की तरह इस्तेमाल करता है और प्रेडेटर का इंतजार करता है। थोड़ी देर बाद प्रेडेटर वापस आता है और अपनी तकनीक से डॉक्टर को ढूंढ लेता है। बिना समय गंवाए वो उसे मार देता है, लेकिन उसी पल रॉयस का जाल एक्टिव होता है। जोरदार धमाका होता है जो प्रेडेटर को गिरा देता है। फिर भी वो जिंदा रहता है और गुस्से में उठ खड़ा होता है। अब आखिरी मुकाबला शुरू होने वाला होता है। रॉयस समझ जाता है कि सीधा लड़ना उसके बस की बात नहीं, इसलिए वो अपने पूरे शरीर पर मिट्टी लगा लेता है ताकि प्रेडेटर की हीट विजन उसे पहचान ना सके। फिर वो आग लगाकर माहौल को और कंफ्यूज करता है ताकि दुश्मन की सेंसिंग कमजोर हो जाए। कुछ पल के लिए लगता है कि ये चाल काम कर जाएगी, लेकिन प्रेडेटर का आर्मर इतना मजबूत होता है कि रॉयस के हमलों का उस पर कोई खास असर नहीं पड़ता। थक कर रॉयस एक पेड़ के पीछे छिप जाता है, लेकिन प्रेडेटर जल्दी ही अपनी स्ट्रेटेजी बदल देता है और अपने एडवांस्ड मास्क से रॉयस की धड़कन पकड़ लेता है। अचानक उस पर हमला होता है। रॉयस किसी तरह प्लाज्मा शॉट से बच तो जाता है, लेकिन अब वो बुरी तरह घायल हो चुका होता है। प्रेडेटर उसे पकड़कर हवा में फेंक देता है और बेरहमी से मारता है। हालात ऐसे हो जाते हैं कि रॉयस अब उठ भी नहीं पा रहा होता और उसकी हार तय लगने लगती है। जैसे ही प्रेडेटर आखिरी वार करने वाला होता है, तभी इजाबेल, जो अभी तक जिंदा होती है, अपनी पूरी ताकत जुटाकर स्नाइपर से निशाना लगाती है और गोली चला देती है। ये हमला प्रेडेटर को कुछ पल के लिए रोक देता है। इसी मौके का फायदा उठाकर रॉयस अचानक उठता है, कुल्हाड़ी पकड़ता है और पूरी ताकत से पलटवार करता है। इस बार हमला सीधा पड़ता है। प्रेडेटर संभल नहीं पाता और पीछे की तरफ गिर जाता है। अब लड़ाई का रुख बदल चुका होता है और पहली बार लगता है कि इंसान भी इस खतरनाक शिकारी को टक्कर दे सकता है। प्रेडेटर जमीन पर गिरते ही फिर उठने की कोशिश करता है, लेकिन रॉयस उसे मौका नहीं देता। वो लगातार उस पर हमला करता है, इतनी तेजी से कि प्रेडेटर संभल भी नहीं पाता। कुछ ही पलों में वो बुरी तरह घायल हो जाता है। अपनी आखिरी ताकत से वो रॉयस को घूरता है और जोर से दहाड़ता है, जैसे आखिरी बार अपनी ताकत दिखाना चाहता हो। लेकिन अगले ही पल वो गिर जाता है और इस बार हमेशा के लिए। लंबी और खतरनाक लड़ाई के बाद आखिरकार रॉयस और इजाबेल को सुकून का पल मिलता है। चारों तरफ खामोशी छा जाती है, जैसे तूफान गुजर चुका हो। लेकिन ये सुकून ज्यादा देर टिकता नहीं। अगली सुबह जब वो आसमान की तरफ देखते हैं तो उनकी उम्मीदें फिर हिल जाती हैं। आसमान में फिर से पैराशूट्स दिखाई देते हैं। इसका मतलब साफ होता है, ये खेल अभी खत्म नहीं हुआ। नए लोग फिर से इस शिकार के मैदान में उतारे जा रहे हैं। रॉयस और इजाबेल समझ जाते हैं कि ये एक कभी न खत्म होने वाला चक्र है। लेकिन इस बार फर्क ये है, अब वो पहले जैसे नहीं रहे। अब उन्हें दुश्मन के तरीके समझ आ चुके हैं। अब वो सिर्फ शिकार नहीं बल्कि मुकाबला करने वाले बन चुके हैं। लड़ाई अभी बाकी है, लेकिन अब उनमें उसे जीतने का हौसला भी है। इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म होती है। तो दोस्तों, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आपको ये एक्सप्लेनेशन कैसा लगा, और अगर आपको इसके और पार्ट्स चाहिए तो कमेंट करके जरूर बताएं। नेक्स्ट पार्ट लाने की कोशिश करेंगे। जल्दी मिलते हैं। अपना ख्याल रखना। बाय।